मेरे साथ प्रार्थना को दोहराएं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद। अब संकल्प शक्ति हम दोहराएंगे। मैम की कोई और करवा सकता है क्या? चलिए चलिए, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम लोग रिसर्च में? कहाँ पे थे? लास्ट क्लास में कहाँ पे थे हम लोग रिसर्च में? मैम रियलिटी पढ़ रहे थे। रिलायबिलिटी, सॉरी, रिलायबिलिटी, सॉरी। अच्छा, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। रिलायबिलिटी पढ़ रहे थे। मैं ऐसा करती हूँ कि रिव्यू भी हो गया था मैम। क्या टाइप्स ऑफ रिव्यू हो गया था। अच्छा, सिस्टमेटिक और मेटा एनालिसिस। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, फटाफट एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि मीन्स हफ्ते भर के बाद हमारी क्लास शुरू हो रही है। ठीक है, फिर हम आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, ओके मैम। ठीक, चलिए मैं फटाफट एक बार रिकैप कर लेती हूँ सब कुछ। पहला स्लाइड सबको क्लियर था? ये स्क्रीन हो रही है शेयर मेरी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए ये सारा चीज क्लियर था। 3S के बारे में मैंने बताया था आपको, सिस्टमैटिक, साइंटिफिक और सोशली रिलेवेंट रिसर्च क्या है, इंट्रोडक्शन में बताई थी आपको। ठीक है, सिस्टमैटिक रिसर्च में क्या क्या होता है, इंक्लूड होता है, प्लानिंग होता है, एग्जीक्यूशन होता है, एनालिसिस होता है और डिटरमिनेशन होता है। ठीक है, ये 4 चीज हमारा सिस्टमैटिक का प्रोसेस है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एनालिसिस और डिटरमिनेशन। डिफिनेशन ऑफ रिसर्च, ये सारा चीज हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स आपका जो है, क्यों उस समय हमने सिस्टमैटिक पढ़ा था, अभी साइंटिफिक मेथड क्यों है? ठीक है, क्योंकि ये कुछ एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं, रिसर्च में लॉजिक होता है, साइंटिफिक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको इंपेरिकल बोलते हैं हम लोग, और इसको हम कितनी बार भी रिपीट करें, जैसे हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पर पढ़ चुके हैं, तो उसकी रिजल्ट जो है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, वो सेम रिजल्ट आना चाहिए रिसर्च में, तो इसीलिए ये जो है क्या है, साइंटिफिक मेथड है। सिस्टमैटिक हम पहले स्लाइड में पढ़े थे कि सिस्टमैटिक में क्या क्या होता है, प्लानिंग होता है, एग्जीक्यूशन होता है, एनालिसिस होता है और डिटरमिनेशन होता है। साइंटिफिक में क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, लॉजिकल है, इंपेरिकल है और रिपीटेबल है। ठीक है, और सोशली रिलेवेंट की मतलब यूजफुल टू द सोसाइटी। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्कोप, देखिए ये चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अब जो हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है, कि रिसर्च कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से रिसर्च होते हैं, इसमें ये सारे वर्ड्स का बहुत यूज होगा आपका। बेसिक अप्लाइड में किसी को भी कोई डाउट है तो अभी मुझे क्लियर कर दीजिए कि किसी को बेसिक या अप्लाइड में अभी भी कोई डाउट है या समझ में नहीं आया हो। क्लियर है मैम। क्लियर है ना? फिर आपका बता दीजिए एक बार। बेसिक देखिए क्या होता है, बेसिक जब वो फर्स्ट टाइम होता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम कहने का मतलब है कोई फॉर्मूला डेवलप हुआ, कोई मॉड्यूल डेवलप हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग के सिलेबस में साइक्लिक मेडिटेशन है जो एस वाइसा के द्वारा हुआ है डेवलप। ठीक है, तो जब एस वाइसा ने उस मॉड्यूल को डेवलप किया होगा, साइक्लिक मेडिटेशन सबको पता है आप लोगों को? जी मैम। ठीक है, साइक्लिक मेडिटेशन एक मेडिटेशन टेक्निक है जिसका नाम हमने साइक्लिक मेडिटेशन रखा है। एक मिनट तो साइक्लिक मेडिटेशन आपकी ये सिलेबस में भी है। ठीक है, तो साइक्लिक का क्या क्या मतलब होता है, हर चीज का साइकिल होता है, जैसे अभी डे है फिर नाइट होगा। ठीक है, ठंड का मौसम है फिर गर्मी आएगी, तो इसको साइक्लिक, ये एक साइकिल में चल रहा है ना,
तो इसी के ऊपर जो है हमारा जो है साइक्लिक मेडिटेशन का एक मेडिटेशन टेक्निक है। तो जब इस मेडिटेशन टेक्निक को, इस मॉड्यूल को हम जब एसवाइसा ने डेवलप किया होगा तो उसके लिए क्या हो गया, बेसिक हो गया। ठीक है, क्योंकि ये डेवलपमेंट फर्स्ट टाइम किसने किया है, एसवाइसा यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, और अगर इसी मॉड्यूल को मैं आगे यूज करती हूँ तो क्या होगा, ये अप्लाइड हो जाएगा, क्योंकि ये मैं डेवलप नहीं की हूँ, ये ऑलरेडी मैं वैलिडेटेड मॉड्यूल यूज कर रही हूँ किसी का। मैंने बताया था ना आपको कौन सा रिलायबिलिटी यूज करते हैं हम जब किसी मॉड्यूल को वैलिडेट करना होता है। तो मैं पेपर भी दिखाई थी आपको। इंटररेटेड, हाँ, इंटररेटेड रिलायबिलिटी। ठीक है, वो प्रोसेस होता है ना जिससे हम उसको वैलिडेशन प्रोसेस में जाते हैं। ठीक है, तो एसवाइसा के लिए साइक्लिक मेडिटेशन क्या हो गया, बेसिक रिसर्च, क्योंकि उसने इस चीज को खोज की है। ठीक है, उसने पहली बार जो है साइक्लिक मेडिटेशन के बारे में बताया, पहली बार। इसी तरह किसी किसी का सुदर्शन क्रिया है, किसी का विपासना है, किसी का मतलब हर मतलब जब कोई चीज पहली बार डेवलपमेंट होती है किसी भी चीज की तो वो जो है बेसिक होता है। तो एसवाइसा के लिए क्या हो गया, ये बेसिक रिसर्च हो गया। कल को फिर मैं यही मॉड्यूल उठा के अपने रिसर्च में यूज करूंगी। ठीक है, तो मेरे लिए क्या हो गया, वो अप्लाइड। 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 ठीक है मैम ये वैसे हो गया ना जैसे हमारे मेडिसिन होते हैं उसका फॉर्मूला फर्स्ट टाइम जब ढूंढा जाता है और फिर सेकंड टाइम जब जेनेरिक उसका तैयार होता है तो वो सस्ता होता है क्योंकि वो फॉर्मूला उन्होंने ढूंढा नहीं है, सिर्फ यूज किया है दूसरे का। बिल्कुल 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 सही 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 समझ रहे हैं आप कि जो फर्स्ट टाइम होता है ना वो हमारा बेसिक होता है किसी भी चीज का। अगर कल को न्यूटन ने भी फॉर्मूला दिया है तो वो बेसिक रिसर्च हो गया। कल उस फॉर्मूला को हम अपने रिसर्च में यूज करते हैं तो वो मेरे लिए अप्लाइड हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ जी मैम। यस मैम। ठीक है, बाकी जो ये जैसे कहने का जैसे आपका कहने का मतलब क्या क्या जैसे मैम आपके कहने का मतलब है जैसे कि एक फार्मूला है उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल जो पेस्ट किया तो वो अप्लाइड हो बिल्कुल, गया। जिसने खोज किया है उसके लिए वो बेसिक रिसर्च हो गया और जिसने उस फॉर्मूला को यूज किया उसके लिए ये अप्लाइड हो गया। अप्लाइड का मतलब समझिए, देखिए अप्लाइड एप्लीकेशन से बना है, एप्लीकेशन वर्ड से। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज करना। ठीक है, हम बोलते हैं ना इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब यूज क्या है इसका। तो एप्लीकेशन से अप्लाइड वर्ड बना है, मतलब जब कोई उस चीज को यूज करता है तो बेसिक और अप्लाइड का मतलब होता है जब हम बेसिक रिसर्च को, जो ऑलरेडी हुआ हुआ रिसर्च है, उसको हम यूज करते हैं तो उसको हम अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, ये छोटा छोटा एग्जांपल्स दिया हुआ है। बेसिक अप्लाइड में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, बस दिमाग में इसको इस तरह से बैठा के रखिए कि जो न्यूटन्स का फॉर्मूला है या आइंस्टीन ने जो फॉर्मूला दिया है E=mc², अगर E=mc² कल को मैं अपने रिसर्च में जो है ये कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ इस फॉर्मूला को, तो वो मेरे लिए अप्लाइड हो गया क्योंकि किसी और का बनाया फॉर्मूला मैं यूज कर रही हूँ। लेकिन अगर वो आइंस्टीन ने डेवलप किया है तो उसके लिए वही रिसर्च बेसिक हो गया क्योंकि उसने इसकी खोज की है। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? जी। अब जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल से समझिए आप इसको। जैसे मान लीजिए हम मुझे लगता है कि जब जिस पानी में नमक ज्यादा होता है वो जल्दी बॉयल होता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, बीइंग अ रिसर्चर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिस बर्तन में अगर पानी को जल्दी गर्म करना है तो हमें उसमें नमक डालना चाहिए। ठीक है, अब यही फॉर्मूला अगर मेरा मान लीजिए सक्सेसफुल, मतलब ये रिसर्च जो है सच में हो जाता है कि हाँ नमक डालने से पानी जल्दी गर्म हो जाता है, तो ये खोज मैं की हूँ, तो क्या हो गया मेरे लिए, तो ये बेसिक हो गया ना। लेकिन कल को फिर यही आप अपने जब रिसर्च में यूज करेंगे तो आपके लिए अप्लाइड हो गया। किसी और का किया हुआ रिसर्च, किसी और का किया हुआ खोज जब हम अपने रिसर्च में डालते हैं तो वो अप्लाइड रिसर्च हो जाता है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। और मैम इसको ना ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऐसे घरेलू तरीके से बता सकते हैं कि जैसे हमने एक सब्जी बनानी सीखी और वो बहुत टेस्टी बनी, फिर हमने उस रेसिपी को डाल दिया यूट्यूब पे, तो फिर वो हमने अपने घरों पे बना रहे हैं उसी हिसाब से, तो वो अप्लाइड हो गया। और जो हमने उसमें सब्जी आपको बनाई खोज वो टेस्टी बनी क्यों, वो खोज करना है मैडम आपको। देखिए आपने सब्जी बनाई तो उस सब्जी वो टेस्टी क्यों बनी, आपने ऐसा क्या किया उसमें कि उसका टेस्ट डिफरेंट हो गया।
हाँ, तो वो जब टेस्ट डिफरेंट हुआ तो फिर वो दूसरों ने भी अप्लाई की। हाँ, वही चीज आपने भी अप्लाई, वो चीज जब दूसरे अप्लाई करेंगे तो उनके लिए वो अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। ओके मैम। ये चीज हुआ आपका। क्लियर है सभी को? देखिए छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझिए, क्योंकि आप लोगों ने अभी रिसर्च किया नहीं है, तो आपको ऐसे एग्जाम्पल से ही समझना होगा जो आपका डे टू डे लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, जो आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो आप कुकिंग में कर रहे हो, चाहे वो आप अपने पढ़ाई में कर रहे हो, चाहे यूजीसी का नेट का मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ, ताकि क्योंकि आप लोगों ने उस चीज को एक्सपीरियंस किया, वो चीज आपको जल्दी समझ में आएगी। ठीक है, अगर मैं कोई टिपिकल वर्ड यूज करूं या रिसर्च का वर्ड यूज करूं तो वो चीज नहीं समझ में आएगी। तो अभी आप छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझिए, आपको जैसे भी सुविधा होता है मतलब समझने में। जैसे बेसिक और अप्लाइड को मैं ऐसे ही समझती हूँ कि आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया है I=mc², तो वो जो है उनके लिए बेसिक रिसर्च हो गया। कल को वो फॉर्मूला जब मैं यूज करूंगी तो वो मेरे लिए अप्लाइड हो गया। ठीक है, ठीक है, छोटे एग्जाम्पल से समझिए, ताकि आपको जब मैं वो चीज समझाऊं तो आपके दिमाग में हो कि हाँ बेसिक और अप्लाइड क्या था। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं मैम। क्योंकि देखिए आपको अभी रिसर्च करना नहीं है, आप अभी यूजीसी की नेट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ दिमाग में एक एग्जाम्पल रखना होगा इन सब चीजों का, ताकि जैसे ही वर्ड आपके सामने आए तो आपको क्लिक करे कि ये था क्या, ये क्या क्या पढ़ाई की थी हमने। क्योंकि 4 ऑप्शन में से तो एक आंसर आपके पास है ना, वहां पे 4 ऑप्शंस तो है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको समझ में आएगी चीजें, तो आप उस ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है उसके वो आप उसको सही सही करके आएंगे। ठीक है, चलिए अब है हाँ, अब आपका एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल है। एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल क्या था, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक बताई थी मैं, बताइए आप लोग, बताइए मुझे आज। मैम एक्सपेरिमेंटल में तो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, मतलब कि लैब होगा या ह्यूमन इंटरवेंशन होगा, उसमें लिविंग बीइंग का वेरिएबल्स होंगे, वेरी गुड, कंट्रोलिंग फैक्टर्स होंगे। और थ्योरेटिकल में इट्स लाइक वो स्टडी होगा जो बुक से भी हो सकता है, पहले जो रिसर्च हो चुकी उसका ही एनालिसिस हो सकता है। थ्योरेटिकल होगा, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट्स या कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा, या कंट्रोल सेटिंग में नहीं होगा वो। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई ऐसा जिनको नहीं समझ में आया हो, पहला क्लास हो? देखिए अभी बता दीजिए, क्योंकि फिर आगे जब मैं आपको बस इतना ही बताऊंगी कि ये थ्योरेटिकल है, ये और ये जो है आपका एक्सपेरिमेंटल है, ये आपका बेसिक है, ये अप्लाइड है। ऐसे ही हम लोग पढ़ाई करेंगे। एक बार आप ना भाई एक बार बता दीजिए, बिकॉज मेरी तो फर्स्ट क्लास ही है। अच्छा, ये फर्स्ट क्लास है आपकी। तो देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और थ्योरेटिकल रिसर्च में क्या होता है, जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए कोविड का वैक्सीन बना, ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च था, तो उसमें क्या क्या था, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होता है या कोई लिविंग थिंग का इंटरवेंशन होता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो। ठीक है, एक कंट्रोल सेटिंग में होता है। कंट्रोल सेटिंग में कहने का मतलब है कि हमें कम से कम कंपाउंडिंग फैक्टर होना चाहिए उसमें। वेरिएबल में पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। एक कंट्रोल सेटिंग का कहने का मतलब है कि जो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पे जो है कम से कम कंपाउंडिंग वेरिएबल का मतलब उसमें इंटरनल वैलिडिटी ज्यादा हो। ठीक है, एक तो ह्यूमन इंटरवेंशन या लिविंग थिंग का इंटरवेंशन होता है। इसमें हम लोग बायोमार्कर्स या फिर क्वेश्चनएयर इस तरह की चीजों को यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। एक लैब सेटिंग कंट्रोल सेटिंग में होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है आपका वेरिएबल्स यूज होता है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। थ्योरेटिकल रिसर्च में क्या होता है, ये सब कुछ भी नहीं होता है। कोई कंट्रोल सेटिंग नहीं चाहिए, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं चाहिए, कोई एनिमल इंटरवेंशन नहीं चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका सिर्फ राइटिंग पार्ट होता है। राइटिंग पार्ट में जो है आपको किसी चीज की बहुत अच्छी नॉलेज है, मान लीजिए किसी उपनिषद का आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, ठीक है, और आपको लगता है कि इस पे आप थ्योरेटिकल रिसर्च मतलब उससे कुछ निकाल सकती हैं, आप उस थ्योरी से जो है आप मॉडर्न साइंस में कुछ ऐड कर सकती हैं, तो वो आपका थ्योरेटिकल रिसर्च हो गया। उसमें आपको कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है, कोई वेरिएबल्स नहीं यूज स्टडी करती हैं, उसमें कोई कंट्रोल सेटिंग नहीं होता है। थ्योरेटिकल रिसर्च में सिर्फ एक नॉवेल या बुक की तरह आपको ये रिसर्च होता है जो आप स्पेसिफिक टॉपिक पे करते हैं। ठीक है, इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, कोई असेसमेंट टूल्स नहीं होता है। ठीक है, इसमें थ्योरी से समझिए, थ्योरी का मतलब क्या होता है, आगे समझ में। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल यही हुआ आपका।
ठीक है। बाकी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, इसका वीडियो बना हुआ है, आप पुराना वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि इस पे 1 घंटे का मतलब ये हमने पढ़ाई की है इसको एग्जाम्पल्स होमवर्क के साथ। ये जो जितने भी आपको दिख रहे हैं ना 1 2 3 4, ये सारा क्लास में करवाया हुआ है आपको। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड। अब जैसे पॉजिटिज्म और पोस्ट पॉजिटिज्म 2 रिसर्च है आपके, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए जब मैं ये बोलूं कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है और ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। ठीक है, तो फिर मुझे उससे मैं आपको समझाना ना पड़े कि फिर ये क्वांटिटेटिव क्या है और क्वालिटेटिव क्या है। ठीक है, क्वालिटेटिव सबसे ज्यादा किसमें यूज करते हैं, कौन से रिसर्च में यूज करते हैं हम लोग? साइकोलॉजी 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 में सबसे ज्यादा क्यों यूज करते हैं इसको? जो साइकोलॉजिकल रिसर्च होता है सबसे ज्यादा क्वालिटेटिव उसमें क्यों करते हैं यूज हम? उसमें क्वेश्चनर ऐसा टाइप ही होता है, इसलिए उसमें यूज होगा। क्योंकि उसको जो है हम लोग मेजरमेंट जब भी जो है हमें जानना होता है कौन आदमी डिप्रेशन में है, किसको फियर है, किसको फोबिया है, वो कोई बायोमार्कर, कोई ब्लड सैंपल से नहीं हो सकता है, उसके लिए हमें क्वेश्चनर यूज करते हैं। ठीक है, तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है वो मोस्टली साइकोलॉजिकल रिसर्च में होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस तभी हो सकता है जब हम उसको नाप सकते हैं। तो उसमें जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा तो क्या उसमें साइकोलॉजिकल वेरिएबल होंगे? नो मैम, नहीं होंगे ना। साइकोलॉजिकल वेरिएबल का मतलब समझ रहे हैं ना, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, हाँ कॉग्निशन जी। लेवल हो गया, फियर हो गया। ठीक है, जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, जो हम ब्लड सैंपल से या किसी एपरेटस से जिसको हम चेक नहीं कर सकते हैं, उसको हम साइकोलॉजिकल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। देखिए हर बहुत तरह के रिसर्च होते हैं, इतने तरह के रिसर्च है कि कभी हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रिसर्च है। तो हमें ये देखना पड़ता है, जब एक वर्ड मिल गया कि हाँ ये क्वांटिटेटिव है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें साइकोलॉजिकल वेरिएबल नहीं होगा, इसमें बायोमार्कर यूज हुए होंगे। ठीक है, इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, इसीलिए क्वांटिटेटिव है, और इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए क्वालिटेटिव है। क्या एग्जांपल दिया था मैंने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के लिए? कौन सा? रेटिंग्स एंड रिव्यूज के वेरी गुड। ठीक है, रेटिंग और रिव्यूज का मैंने दिया था कि आप जब भी कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट शॉपिंग करते हैं तो उसमें 2 चीज होता है, एक तो स्टार रेटिंग होता है और एक जो है आपका रिव्यूज होता है। ठीक है, तो जो स्टार रेटिंग होता है उसको हम काउंट कर सकते हैं ना कि कितने लोगों ने 4 स्टार दिया है, तो वो हमारे लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया। ठीक है, लेकिन मुझे जैसा प्रोडक्ट दिखाया गया था वैसा है नहीं, कलर जा रहा है, तो इस तरह का चीज क्या है, इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। ठीक है, और जब ये दोनों हो जाता है, जब हम दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों यूज करते हैं तो इसको मिक्स्ड बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि पॉजिटिज्म और पोस्ट पॉजिटिज्म 2 वर्ड्स होते हैं, पहले इस पे क्वेश्चंस आते थे, अब नहीं आ रहे हैं रिसर्च में, लेकिन आप पढ़ लीजिए। ठीक है, जैसे पॉजिटिज्म और पोस्ट पॉजिटिज्म, तो ये 2 जो वर्ड्स है ना आपके, अब जैसे मैं बोलूं कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। मैं आपको बोलूं कि ये क्वालिटेटिव है तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका क्या ये होगा, इसलिए मैं बार बार आपको ये सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, आगे हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा रिसर्च है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है या मिक्स्ड है। ठीक है, ये देखिए ये टेबल आपका बना हुआ है, स्कोप के हिसाब से क्या होगा, अप्रोच के हिसाब से क्या होगा, मेथड के हिसाब से क्या होगा। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ, ये तो होमवर्क में आपको दे करके ये सारा चीज डिस्कस हो गया था। रिसर्च स्टेप भी पूरा क्लियर है सभी को? प्लानिंग, डेटा कलेक्शन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यस मैम, ये सारा क्लियर है। ये अगर किसी का छूट गया या रह गया है तो आप पीछे का वीडियो देख के जरूर आए, क्योंकि फिर वो बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। ये डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, काउजल, ये सब क्लियर है सभी को? जी मैम। मैम एक बार ये नोट शेयर कर देंगे तो हम पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं ना? अच्छा ठीक है, चलिए मैं आज पक्का आपको भेज क्योंकि दूंगी। इतना तो हमने नोट्स नहीं किया है ना। नहीं, मैं आपको खुद ही आज ग्रुप पे डाल दूंगी। ठीक है, जी मैम, थैंक यू। ठीक है, चलिए एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड रिसर्च, ये आपका एक गुड रिसर्च में क्या क्या होना चाहिए, नोबल, ये सब तो देखिए मतलब थ्योरी है, आप पढ़ के भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
आपका रिसर्च टाइटल जो आप बनाते हैं उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आना चाहिए, आप क्या इंटरवेंशन, देखिए यहाँ पे है ना, गिव एज मच इंफॉर्मेशन, जो आप टाइटल कुछ भी कल को आप रिसर्च करेंगे तो एक टाइटल बनाएंगे ना, तो इंटरवेंशन कौन सा वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट होगा डिपेंडेंट होगा? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, वेरी गुड। इंटरवेंशन हमेशा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है आपका। जो भी आप, जैसे योगा हो गया, योगा कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। हाँ, क्योंकि तो ये जो है आपका इंडिपेंडेंट, जब हम लोग योगा का कुछ भी टॉपिक तैयार करेंगे तो उस टॉपिक में योगा दिखना चाहिए। जैसे यहाँ भ्रामरी प्राणायाम दिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये योगा का रिसर्च है आपका। आप जो टॉपिक डिजाइन करते हैं अपने रिसर्च के लिए, उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। इंटरवेंशन होना चाहिए, कौन सा पॉपुलेशन है, वो एडल्ट है, एडोलेसेंट है, अर्ली एडोलेसेंस है, वो जो है आना चाहिए। वेरिएबल्स क्या हो गया आपका, कौन कौन से वेरिएबल्स है? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और कंफाउंडिंग। कंफाउंडिंग। ठीक है, टू ये क्लियर है सभी को? कौन से वेरिएबल को हम नापते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में? डिपेंडेंट। वेरी गुड। टूल्स कौन कौन से हैं? टूल्स का एग्जांपल बताइए आप मुझे। मैं बार बार बोलती हूँ ना, असेसमेंट टूल्स होना चाहिए। टूल्स, ये टूल्स क्या होता है रिसर्च में? कुछ भी हो सकता है मैम, जो हम यूज करते हैं। कोई टेस्ट में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो हो सकता है, क्वेश्चनायर हो सकता है। जो भी टूल्स जो हम अपने रिसर्च में, जो भी असेसमेंट लेने के लिए जो भी टूल्स, चाहे वो कुछ क्वेश्चनर हो गया, बायोमार्कर हो गया, कोई फिजियोलॉजिकल टेस्ट हो गया, HRP हो गया, कुछ भी जो हम यूज करते हैं उस वेरिएबल को नापने के लिए, वो हमारा असेसमेंट टूल हो गया। तो ये सारी चीजें आपके टॉपिक में दिखनी चाहिए। आप कहते हैं ना कि आपका टॉपिक कैसे डिजाइन करें, टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो 10 बार, 15 बार, 20 बार इन सब को मिला के लिखिए। आप देखिए कि आपके टॉपिक में ये सब आ रहे हैं कि नहीं। जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है या जिस पे भी आप सिनॉप्सिस बनाना चाहते हैं या रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपके टॉपिक में होनी चाहिए। रिसर्च, कोई भी रिसर्चर को देख के समझ में आना चाहिए आपका टॉपिक, कि आपका इंटरवेंशन क्या दे रहे हैं, आपका पॉपुलेशन क्या है, उसमें आपका वेरिएबल क्या है, और अगर हो सके तो टूल्स कौन सा यूज करें। टूल्स बहुत बारी नहीं दिया होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन प्रैक्टिस ऑफ 1 मंथ ऑफ भ्रामरी प्राणायाम इंक्रीज द लंग कैपेसिटी ऑफ अस्थमेटिक। ठीक है, तो इसमें टूल्स नहीं समझ में आ रहा है हम लोग को कि इसमें टूल्स कौन सा यूज हुआ है, लेकिन कोई ना कोई टूल्स तो यूज हुआ होगा ना। ठीक है, तो आपके टॉपिक में इंटरवेंशन दिखना चाहिए, कौन सा इंटरवेंशन यूज कर रही है, कौन सी पॉपुलेशन पे काम कर रही है, कौन सा वेरिएबल है, और टूल्स क्या है। ठीक है, चलिए, ये तो होमवर्क में दे दी थी। लिटरेचर रिव्यू का भी सब कुछ हो गया था कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, क्या है डिजाइन मेथड। मैं इस पे होमवर्क भी दी थी ना आप लोगों को करने के लिए, लिटरेचर रिव्यू पे। जी किया था आप लोगों ने? नहीं किया था? नहीं क्यों? मैम। लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए आपको, उससे और क्लियर होगा आपको रिसर्च। मैम आपने पेपर ही नहीं शेयर किए ना, आप पेपर शेयर करने वाले थे। अच्छा, जो पेपर मैं शेयर की थी उसी पेपर का आप लोग, एक पेपर का आप मुझे लिटरेचर रिव्यू करके दिखाइए। जो पेपर मैं आपको शेयर की थी ना, जो मैं आपको इसमें भी दिखाई थी, वीडियो भी है। हाँ हाँ, शेयर किया था वो। ठीक है, वो पेपर, उस एक पेपर का पहले करके दिखाइए, फिर मैं देखती हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये। बाकी क्या क्या लिटरेचर रिव्यू करना था वो मैं आपको भेजी थी ना ग्रुप में। यस मैम। ये सारा टाइटल, जर्नल, प्रॉब्लम, मेथड क्या है, फाइंडिंग क्या है, कंक्लूजन क्या है, और सिग्निफिकेंट टू रिसर्चर प्रॉब्लम। ये कैसे जो आपने रिसर्च किया है उसको आप कैसे जो है कैसे आप उसको मानती हैं कि वो इम्पोर्टेंट, मतलब जो आपने काम किया है वो आपको कैसे लगता है कि सिग्निफिकेंट। यही देखिए, ये सोशली रिलीवेंट वाला पॉइंट है। ठीक है, आपने जो खोज की है या जिस पेपर में खोज हुआ है वो कैसे सिग्निफिकेंस है। ठीक है, कंक्लूजन में बता ही दी थी आपको कि इसमें दोनों वेरिएबल का जो रिलेशन है वो आपको लिखना होता है, जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। कंक्लूजन में हमेशा आपको वेरिएबल के रिलेशंस के ऊपर ही काम होता है। ठीक है, मेथड फाइंडिंग्स में होता है कि आपको मतलब क्या खोजा आपने, जो आपको हाइपोथेसिस था वो क्या क्या फाइंड किया, उसमें क्या आपको जो है
जो न्यू चीज निकल के आएगी ना आपके रिसर्च में, वो आपका फाइंडिंग होगा। ठीक है, मेथड, प्रॉब्लम, जर्नल, टाइटल, ये सब में मुझे नहीं लगता कि कोई आपको प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है, तो ये आप इतना करके एक ही पेपर का करके आइए, फिर मैं उस पर डिस्कस करूंगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? टाइप 1 और टाइप 2 एरर पढ़ा था हमने, अभी इसको रहने दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं और पढ़ा दूं, उसके बाद फिर मैं ये आपको पढ़ाती हूँ टाइप्स ऑफ एरर। ये भी आपका इसी के साथ है। सैंपल साइज कैलकुलेशन, पी वैल्यू, सैम्पलिंग टेक्निक भी हो गया था। सभी को क्लियर है ना? ये सैम्पलिंग टेक्निक, पॉपुलेशन और सैंपल किसको कहते हैं? पॉपुलेशन, जो जैसे मान लीजिए कि एडोलेसेंट पे आप काम कर रही है, तो एडोलेसेंट पे सब पे तो हम नहीं कर सकते हैं, उसका एक सब पार्ट निकालेंगे, तो वो हमारा क्या हो गया? सैंपल हो गया। जैसे मान लीजिए कि 100 लोगों की पॉपुलेशन है, तो हमें 100 लोगों तो मिलेंगे नहीं ना, तो हम क्या करेंगे? हम 5 लोग पे ही करेंगे, तो वो क्या हो गया? सैंपल हो गया। सैंपल क्या हो गया? जो हम प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, जो हम जिस प्रोसेस से जो है, हम जो प्रोसेस है पॉपुलेशन से सैंपल को निकालने का, उसको हम सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, और सैंपलिंग का टाइप क्या है? प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या था इन दोनों का टाइप्स में? प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या था? बताइए। ये 2 सैंपलिंग हमने पढ़ा था ना, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और मैम इन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में मतलब randomly select the people or samples. In non-probability sampling, it will not be randomly. नहीं, देखिए मैम इसमें इक्वल चांस होंगे सैंपल करने की प्रोबेबिलिटी में। और अभी देखिए, मान लीजिए कि आपका MDNY, आप लोग अभी जो आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए स्टडी करना है कि आप लोग में से जितने भी एज ग्रुप 20 से 25 तक है, ठीक है, मैं उन ये 5 साल के एज ग्रुप में मैं कुछ मान लीजिए कि कितने लोग डिप्रेशन में है, कितने लोग एंजाइटी में, मुझे ये पता करना है। ठीक है, तो ये मुझे कौन से किस में जाना चाहिए? प्रोबेबिलिटी में जाना चाहिए कि नॉन इसमें जाना चाहिए? प्रैक्टिकली आप मुझे समझाइए कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आप रोज यहाँ पे नेट का क्लास करने आती हैं, और मैंने जो है राहुल जी को बोला कि आपके पास 20 से 25 साल के जितने भी जो है डेटा है, ठीक है, वो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे इन पे एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि एज अ रिसर्चर आप कौन सा सैंपलिंग करेंगे? प्रोबेबिलिटी करेंगे या नॉन ये करेंगे? बताइए। प्रोबेबिलिटी वाला। प्रोबेबिलिटी वाला क्यों? क्योंकि इसमें हमारे को जितने लोग हैं उनके बारे में हमें पता है। वेरी गुड, यही एक डिफरेंस होता है। जब आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करती हैं तो उस सैंपल के बारे में आपको सब कुछ पता होता है। ठीक है, और जब हम नॉन प्रोबेबिलिटी में जाते हैं तो हमको सैंपल के बारे में नहीं पता होता है। इसमें हमें पूरा पता है। मैं एक जो है एक्सेल सीट से आपका सारा डिटेल निकाल सकती हूँ कि इस ग्रुप में 20 से 25 साल के कितने लोग हैं। ठीक है, 100% डेटा है ना मेरे पास। जैसे मान लीजिए कि आप लोग हैं। हाँ, इसमें सब इंग्लिश में है, तो क्या वहाँ पे भी इंग्लिश में ही ऐसे पूछेगा कि अगर इंग्लिश जो नहीं पढ़े हैं उसको हिंदी में पूछेगा? देखिए, आपको जो है ना चीजें मालूम होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन आपको वहाँ दोनों में मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। तो मैं आपको अभी बता, जैसे ये प्रोबेबिलिटी जो है, तो प्रोबेबिलिटी को वहाँ पे हिंदी में क्या दूसरा कुछ आएगा ना? वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी। देखिए आपको अगर हिंदी में देंगे तो पूरा हिंदी आएगा ना। अगर आपको रिसर्च पढ़ना है ना, या रिसर्च का पेपर देना है, तो ये देखिए ये टर्मिनोलॉजी वगैरह आपको आनी चाहिए, नहीं तो आप आगे रिसर्च मतलब आप ये अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता होगी ना कि प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है। ये देखिए हिंदी तो मैं भी नहीं जानती हूँ, ये आप ये पढ़ते हैं ना। इसकी हिंदी और भी टफ है सर। अगर इंग्लिश में पढ़ोगे और समझोगे तो इंग्लिश इजी हो जाएगी। नहीं मैम, तो हिंदी और भी टफ है। चलो ठीक, आप समझ देखिए
देखिए यहाँ आप हम यहाँ पे समझते हिंदी में इंग्लिश में तो पढ़ ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी हमको याद हो गया, पता चल गया, पर जब हम वहाँ पे तो हमारा पूरा पेपर हिंदी का हम दे रहे हैं, पूरा सिलेबस वहाँ जो आएगा सब तो हिंदी में आएगा, वहाँ तो इंग्लिश में नहीं नहीं, देगा अगर ना, आप वहाँ हिंदी अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो दोनों लैंग्वेज में होता है। आप पढ़िए टर्म्स एंड कंडीशन, जो आप नेट का फॉर्म भरते हैं ना, तो उसका जो एक नेट के फॉर्म भरने के पहले सारा कुछ दिया होता है ना कि इस एग्जाम में कैसे होगा। जब आप हिंदी चूज करते हैं ना, तो हिंदी में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिलता है, और जब इंग्लिश चूज करते हैं तो उसमें सिर्फ इंग्लिश में पेपर आता है। अगर हिंदी देखना होता है तो हिंदी देखने के लिए आपके पास राइट साइड में ऑप्शन होता है वहां पे। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है ना, हाँ हाँ हिंदी सिलेक्ट किया हमने, चलिए हाँ, हम हिंदी सिलेक्ट किए तो होता है पूरा मैम, हिंदी में आएगा ना, नहीं उसमें इंग्लिश इंग्लिश नहीं का भी देता है। option- इंग्लिश मैम में होता भी। है उसमें, हिंदी में इंग्लिश वाला होता है। और देखिए, जब मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं तो सब कुछ हिंदी में ही बता रही हूँ। बस एक वर्ड आपका प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी लिखा है। देखिए कुछ बातें क्या होती है ना कि हमारे लिए मुश्किल नहीं होता है, लेकिन हम अपने सोच से उसको मुश्किल बनाते हैं। जैसे यहाँ हो रहा है, आप अपने सोच से इस चीज को देखिए, प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये दोनों वर्ड अगर आप समझ गए कि क्या है, ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन तो है ना, आपके पास दोनों ऑप्शन है, हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन है वहां पे आपको। आप देखिए जो पेपर का ये होगा ना, जिस पेपर में टर्म्स एंड कंडीशंस जो दिए हुए हैं उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि जो लोग हिंदी ऑप्ट करेंगे या जो हिंदी ये करेंगे, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में ऑप्शन आएगी। अब मान लीजिए आपको ये हिंदी में भी नहीं समझ में आया, इंग्लिश में भी नहीं समझ में आया, तो आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। मैं तो आपको हर चीज हिंदी में समझा रही हूँ ना, बस आपको ये प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी ये करना है, ठीक है। और ये मैथ्स में भी आप लोगों ने पढ़ा, हम इसीलिए पूछ रहे थे कि वहाँ पे अगर ऑप्शन दो हिंदी और इंग्लिश दोनों देते हैं कि नहीं देते हैं, तो फिर हम इंग्लिश में समझे, और वहाँ पे हिंदी में कुछ और लिख देता है तो समझ नहीं पाते हैं ना। हाँ नहीं वो मैं समझ रही हूँ कि आप क्या 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 कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे समझिए कि चीजें क्या है। देखिए अगर आपको प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया, तो कल आप हिंदी में सर्च करके देखिए कि इसका हिंदी क्या होता है। अनुमान लगाते हैं ना आप, जैसे कि आपका ये मैथ्स में भी चैप्टर आता है ये वाला, जी अनुमान लगाते, ठीक है। तो ये वही है, जब हम सैम्पलिंग एक पॉपुलेशन से सैंपल निकालते हैं तो इसमें जो है दो तरह का होता है। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे लगाएंगे, जैसे लूडो का गोटी होता है, उसमें 1 2 3 4 से 6 क्यूब होते हैं ना, 6 तक। अगर हम उसको 4 बार फेंकते हैं या एक बार फेंकते हैं तो 6 आने का कितना चांसेस है, ये पढ़े है ना हम लोग मैथ्स में। जी जी। या हम अगर किसी क्वाइन को टॉस करते हैं तो हमें पता होता है ना कि हेड आएगा या टेल होगा। हम क्वाइन का तो हमें दो ही ऑप्शन है उसके, चाहे तो हेड है चाहे तो टेल है, ठीक है। तो ये आपका सैम्पलिंग में आप इस चीज को समझने पे फोकस कीजिए, रैदर इसका हिंदी और इंग्लिश क्या होता है। अगर आप इंग्लिश में भी नहीं समझे आपको, ठीक है जी मैम, जी थैंक यू। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि आपको अपने सैंपल के बारे में पूरी नॉलेज होती है। जैसे मुझे आपका सैंपल अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन से निकालना है, ठीक है, तो मैं आसानी से उसमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लगा सकती हूँ, मुझे नॉन प्रोबेबिलिटी की सैंपलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, और सबसे अच्छा सैंपलिंग जो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को ही मानते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, जब भी आपको सैंपलिंग से क्वेश्चन आता है रिसर्च में, तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वो आपको पता होता है, 100% पॉपुलेशन का डेटा होता है आपके पास, ठीक है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम बस हमें कुछ नहीं पता होता है इसके बारे में, हम इसीलिए इसको प्रोबेबिलिटी और इसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहा गया है, ठीक है। Can you give an example of non-probability हाँ sample? मैं जा रही हूँ अभी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें जितना भी है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्टैटिस्टिक्ड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। ये जो 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, ये 4 तरह से हम जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है ना, इक्वल चांस टू गेट इन अ सैंपल, इक्वल चांस टू बी इन सैंपल, ठीक है। इसमें इक्वल चांस क्यों रहता है, क्योंकि ये जो सैंपल है इसके बारे में हमें पूरी नॉलेज है, 100% हम जानते हैं इस पॉपुलेशन के बारे में, तभी हम ये 4 सैंपल लगा सकते हैं। संजय जी आपका माइक बंद कीजिए ना।
ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इक्वल चांस टू बी इन सैंपल, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दी कि 20 से 25 साल के एज ग्रुप पे मुझे रिसर्च करना है, तो मैं कौन सा सैम्पलिंग लगाऊंगी। तो आपका जो 100% डेटा मेरे पास आ गया ना, कि इसमें कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने कॉलेज स्टूडेंट है, कितनी हाउसवाइफ्स है, कितने मैरिड है, कितने अनमैरिड है, ठीक है। तो इस तरह करके जो है मेरे पास सारा 100% डेटा मेरे पास आ गया है। तो हम जो है इक्वल चांस मेरे पास बनता है ना उसको डिवाइड करने का। अब जैसे मान लीजिए कि 20 से 25 साल में 100 लोग हैं आप लोग, 100 लोग हैं आप लोग, 100 लोगों में जो है मुझे पता है कि कितने मेल है कितने फीमेल है। मान लीजिए कि 50 मेल है और 50 फीमेल है, ठीक है, 50 फीमेल है 50 मेल है। तो मुझे पता है ना, मुझे दिख रहा है वहां हर चीज पता है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इन सब में से कोई सैम्पलिंग टेक्निक यूज करूंगी। तो इसमें हमें अपने सैंपल के बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए, तभी हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इसमें क्या होता है कि हमें अपने सैंपल के बारे में नहीं पता है। अब जैसे मान लीजिए मैं टीचर्स पे कर रही हूँ, पेरेंट्स पे कर रही हूँ, तो क्या मुझे पता है कि कितने पेरेंट्स हैं इंडिया में, या क्या मुझे पता है कितने टीचर्स हैं इंडिया में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इन सब सैम्पलिंग में देखूंगी ना, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अनइक्वल चांस। अनइक्वल चांस क्यों है यहाँ पे, यहाँ तो इक्वल चांस है लेकिन यहाँ पे अनइक्वल चांस क्यों है। क्लियरली डेटा पता नहीं ही पता नहीं है, पता नहीं है। क्योंकि हमें जो है ओरिजिनल डेटा का पता नहीं है कि ये सैंपल साइज कितना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि MDYA में कितने स्टूडेंट है, अभी कितने स्टूडेंट है बताइए आप मुझे, दिखता है ना वहां पे कितने हैं आप लोग टोटल। 33 MDYA अभी है, एट प्रेजेंट कितने स्टूडेंट हैं आप लोग। 30 अभी 32 है। अभी 32 है, ठीक है। अब 32 में अगर मुझे जो है मुझे 32 लोगों का साफ साफ डेटा नजर आ रहा है ना। अब मुझे अब इसमें से मैरिड और अनमैरिड निकालना हो, तो क्या मुझे पता है कि आप वहां पे देख के पता कर पा रहे हैं कितने मैरिड है कितने अनमैरिड है। नहीं नहीं, तो उस केस में तो जो चीज हमें पूरी तरह से 100% दिखता है तभी हम इस सैम्पलिंग में जाते हैं। और जब हमें अपने सैंपल्स के बारे में नहीं पता होता है कि कितनी संख्या में है, तो और हमारा डेटा क्लियर नहीं होता है, तभी हम इसमें जो है जाते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। अच्छा सैम्पलिंग हमेशा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, और जब हमारे पास डेटा नहीं होता है, हमें कुछ पता नहीं होता है, तो उसके बाद उसके कारण जो है रिसर्चर को नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जाना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है सभी को। जी मैम, एक बार बता दें। एक बार फिर से बता दूं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है आपका इक्वल चांस टू बी इन सैंपल, क्योंकि आपको हर चीज पता होता है कि एक सैंपल में आपके पास कितने लोग, जैसे मान लीजिए कि आप एक क्लासरूम में जाते हैं, ठीक है। तो एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट है आपको देख के पता चलता है ना। जी ठीक है, या मान लीजिए कि मान लीजिए एक क्लास में 50 लोग हैं, 50 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें एक क्लास में दिख रहा है ना कि 50 बच्चे हैं। लेकिन अब मुझे जो है मतलब मान लीजिए कर्नाटका में जितने स्कूल है उसमें कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या मुझे सैंपल पता चल पा रहा है कि 50 है, 50,000 है, 50 लाख है, नहीं पता चल रहा है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी करेंगे, क्योंकि क्लास में तो हमें दिख रहा है कि 50 लोग है, 50 लोग को हमें डिवाइड कैसे करना है, कैसे उन पे सैम्पलिंग करना है, उस सैंपल के बारे में हमें सब कुछ पता है। इसीलिए इसमें इक्वल चांसेस टू बी इन द सैंपल लिखा हुआ है। और जो हमारे पूरे कर्नाटका में कितने स्कूल्स है, कितने बच्चे हैं, वो पता नहीं चल पा रहा। तो इसके कारण जो है अनइक्वल चांस टू बी इन सैंपल। फिर हम उसमें अंदाजा लगाते हैं कि हाँ इतना जो है, हम अपने अकॉर्डिंग ये सैम्पलिंग करते हैं। इसमें हमें सैंपल के बारे में पता नहीं होता है कि सैंपल साइज क्या है, 50 है, 100 है, 1 लाख है, 2 लाख है। इसमें हमें सैंपल साइज के बारे में कुछ पता नहीं होता है। ये हम अपने मन से ये सैम्पलिंग करते हैं, ये अपने मन के हिसाब से हमारा रहता है। ठीक है, ठीक और है। इसमें प्रोसेस है, इसमें एक सिस्टम है। ठीक है जी क्लियर है सभी को। जी क्लियर। जी क्लियर मैम।
ठीक है, अब ये देखिए, अब जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या, ये मैं आपको बताई ना कि ये 4 तरह के, इसको रट लीजिए बिल्कुल आप लोग कि जो आपका ये दोनों जो सैम्पलिंग टेक्निक है, इन दोनों के में 4 जो ये दिए हुए हैं, इनका नाम बिल्कुल आपके मुंह पे होना चाहिए। ठीक है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कौन सा सैम्पलिंग है या कौन सा टेक्निक है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। और इसी जैसे 1 2 3 4 दिया हुआ ना, इसी सिस्टम में, इसी प्रोसेस में रखिएगा याद इसको। ठीक है जी मैम। चलिए, अब ये सारा मैं फिर से बताऊं कि रहने दो इसको? याद है कि भूल गए आप लोग? मैम एक बार पढ़ेंगे तो रिमाइंड हो जाएगा। देखिए, मैं एक बार जल्दी आपको बता देती हूँ कि ये सब सैम्पलिंग टेक्निक में क्या क्या पढ़ा था हमने। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या था कि प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट इन द पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे आप MDY है तो MDY का सारा जो है मैं पॉपुलेशन, मतलब जो लोग आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उसका पूरा एक्सेल शीट राहुल जी से ले ली। ठीक है, और फिर उस लिस्ट से जो है मैं रेंडमली, मतलब जैसे मान लीजिए कि एक 10-10 का ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, और 10-10 के ग्रुप में मैं जो है कभी मैं फर्स्ट को ले ली, कभी मैं टेंथ वाले को ले ली, कभी नाइन्थ वाले को ले ली, कभी 5th वाले को ले ली, किसी रो से मैं फोर्थ को ले ली। मतलब रेंडमली मैं किसी को भी ले ली उसमें से, उस लिस्ट में से। मान लीजिए 100 लोग हैं आप लोग, यानी तो अभी जो आप लोग 36 35 जितने भी लोग हैं, उसमें मैं रैंडम करके ले ली। रैंडम करके मतलब जो पहले मुझे दिख रहा है उसको ले ली, जो लास्ट में दिख रहा है उसको ले ली, जो थर्ड में दिख रहा है उसको ले ली। मतलब किसी भी तरह से मैं जो है 100 में से जो है 10 लोगों को ले ली। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। उसमें मैं कोई टेक्निक यूज नहीं की, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जहां से मुझे वहां से सैंपल ले ली। ठीक है, पूरा डेटा मेरे पास है आप लोगों का, और वहां से किसी को भी मैं चूज कर ली और 10 लोगों का एक सैंपल जो है क्रिएट कर ली। ठीक है, ये एग्जांपल भी यही है कि इन अ विलेज पॉपुलेशन ऑफ 10,000 अ रिसर्चर डिसाइड अ रैंडमली सर्वे 300 पीपल टू फाइंड द प्रिवेलेंस ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, तो अब एक विलेज है जहां पे 10,000 लोग रहते हैं, वहां पे एक रिसर्चर को जो है सर्वे करना था कि यहाँ पे हाइपरटेंशन कितने लोगों को है। ठीक है, उसको प्रिवेलेंस रेट कि ये 10,000 में से कितने लोगों को हाइपरटेंशन है। तो उसने क्या किया, 300 लोगों का डेटा निकाल लिया वहां से। ठीक है, और 300 लोगों का जो डेटा लिया वो किसी भी तरह लिया होगा उसने, रैंडम मतलब समझते हैं ना? यस मैम, किसी भी तरह मीन्स किसी भी एज, किसी भी फील्ड। हाँ, किसी भी नहीं देखिए, एज वगैरह ये सब अभी मत सोचिए। अभी हम सैम्पलिंग कैसे कर रहे हैं उस तरह से आप देखिए कि मेरे पास MDYA का जो आप लोग मान लीजिए कि सब लोग बैठे हुए हैं, 36 स्टूडेंट है यहाँ पे। 36 में से जो है, जो मुझे पहले दिख रहा है, जैसे मैं बोलती हूँ ना आज प्रेयर कौन कौन कराएगा, तो मुझे दिखता है उसमें। ठीक है, तो मैं रेंडमली किसी को सेलेक्ट करती हूँ ना कि आज आप करवा दीजिए, आज प्रियंका जी कराएंगी, आज, मतलब मैं ऐसे बोलती हूँ ना, तो मैं रेंडमली आपको सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो रेंडमली रिसर्चर का कोई प्रोसेस नहीं है, वो किसी को भी सेलेक्ट कर ले रहा है। ठीक है, अभी आप ये मत देखिए कि मैरिड है, अनमैरिड है, मेल है, फीमेल है। अभी आप बस कैसे सैम्पलिंग करते हैं उसका तरीका आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ये सब हम बात करेंगे। मैम जैसे कई बार हम फोटो क्लिक करते हैं ना, तो उसमें बोलते हैं कि बस फोटो क्लिक करते जाओ, हाँ, रैंडमली क्लिक random करते click जाओ, मतलब करिए। कैसी भी आए वो हम बाद में सिलेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल बस फोटो से बिल्कुल मतलब होता है। बिल्कुल। तो इसी तरह 10,000 के पॉपुलेशन में रैंडम जो है, हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी, 300 लोगों को मेरा टारगेट है, 300 लोगों को सेलेक्ट करना, तो जो है रेंडमली हम उसमें से 300 लोगों को सेलेक्ट करते हैं, तो वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो रिसर्चर क्या करता है, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ विलेजर्स एंड रैंडमली। अब लिस्ट ऑफ विलेजर्स उसके पास है कि उस विलेज में जो 10,000 लोग रहते हैं, उसका उनका रिसर्चर के पास वो लिस्ट है, और उसमें से रैंडमली वो 300 लोगों को सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, ओके, क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, चलिए, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग हो गया कि अब देखिए इसमें भी रैंडम सैम्पलिंग है, लेकिन इसमें सिस्टम है। ठीक है,
इसमें सिस्टम है, ये भी रैंडम, ये सिंपल नहीं है, ये सिस्टमैटिक है। अब सिस्टमैटिक में क्या होगा, इसमें एक सिस्टम होगा कि उसमें सिस्टम क्या है कि सेलेक्ट फर्स्ट पार्टिसिपेंट रैंडमली फ्रॉम द पॉपुलेशन लिस्ट, फिक्स द सैम्पलिंग इंटरवल एंड सेलेक्ट पीपल एट द फिक्स इंटरवल। मान लीजिए कि आप लोग 36 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे फोटो में 10 फोटो दिख रहा है, 10 फोटो का जो है मेरे पास 3 ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, 10-10 फोटो का 3 ग्रुप बना हुआ है, 30 लोग हैं आप लोग। तो मैं क्या कर रही हूँ कि जिसका भी जो है नंबर 2 पे फोटो आ रहा है मैं उसको सेलेक्ट कर ले रही हूँ। अगर मैं ये हटा दूं, ठीक है, मैं जो प्रेजेंटेशन व्यू में है अभी मैं इसको हटाती हूँ और अपने मैं क्लिक करके देखती हूँ कि 30 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और 10-10 का ग्रुप बना हुआ है, तो मेरे पास कितने ग्रुप हो गए? आप लोग 30 लोग हैं, मुझे 10 का ग्रुप, 3 ग्रुप हो गए। तो 3 ग्रुप में मैं क्या 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 करूंगी कि हर तीसरा आदमी और हर 7वें आदमी को मैं निकालूंगी अपने रिसर्च के लिए, ठीक है। तो इसमें एक सिस्टम है ना कि हम कहीं से भी चूज नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मैं प्रेयर करवाती हूँ डेली, तो मैं बोलती हूँ ना कि आज ओपनिंग प्रेयर कौन कराएगा, क्लोजिंग प्रेयर कौन, तो वो सिंपल रैंडम टेक्निक है, मतलब मैं किसी को भी देखी और करवा दी। अब मैं आपको ये बोलूं कि जो भी ज्वाइन कर रहा है, जो भी तीसरा बंदा ज्वाइन करेगा डेली वो ओपनिंग प्रेयर कराएगा और जो 7वां बंदा ज्वाइन कर रहा है वो क्लोजिंग प्रेयर कराएगा। तो ये कौन सा टेक्निक हुआ? ये सिस्टमैटिक हुआ, ठीक है। तो ये जो है हमारा सिस्टमैटिक टेक्निक हुआ कि एक सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं कि हर तीसरा आदमी और हर 7th पर्सन, और जो सिंपल था उसमें क्या था, हम कोई भी तरह का सिस्टम नहीं अपना रहे थे, कहीं से भी रैंडमली हमने उठा लिया आदमी को, कहीं से भी हमने ले लिया, नीचे से ले लिया, ऊपर से ले लिया, टॉप से ले लिया, बॉटम से ले लिया, राइट से ले लिया, लेफ्ट, मतलब वो अपने इच्छा के अनुसार हम कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक में एक सिस्टम से चल रहे हैं कि एक रिसर्चर बोल रहा है कि हर तीसरा आदमी मेरे सैंपल में होगा, हर 7वां आदमी, मतलब हम खुद से ही कुछ कोडिंग दे देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं अपने डेटा को, सैम्पलिंग बिल्कुल बिल्कुल खुद से ही हम कोड देते हैं और हम उसको रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अ रिसर्चर सेलेक्ट 3rd पर्सन रैंडमली from the population list at the first list as the first member and further select 7 person for the study. Here 7th is the sampling interval, ठीक है। अभी मैं आपको इंटरवल भी पढ़ाऊंगी, ये इंटरवल बाकी है अभी हमारा पढ़ना। बस आप ये समझिए कि यहाँ पे वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग था, ये सिस्टमैटिक है, एक सिस्टम से हम चल रहे हैं। आया समझ में सबको? यस मैम। चलिए, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम स्ट्रेटिफाइड में क्या है कि हम स्ट्राटा क्रिएट करते हैं, ठीक है। स्ट्राटा कैसे क्रिएट करेंगे? अब जैसे मान लीजिए कि स्ट्राटा जो है, आप लोग सब लोग हैं, ठीक है, आप लोग 30 लोग यहाँ पे है, 30 लोगों में मैं बोलूंगी कि मुझे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करना है, तो स्ट्राटा हम कैसे बनाएंगे? सब ग्रुप बना करके कि यहाँ पे इतने मेल है, इतने फीमेल है, यहाँ पे 30 में से 15 मेल है, 15 फीमेल है, 20 मैरिड है, 10 अनमैरिड है, मतलब एक सब ग्रुप बनाते हैं। जो मेरा पॉपुलेशन है, जो आपका यहाँ पे पॉपुलेशन बना हुआ है, इसमें हम सब ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। सब ग्रुप कैसे बनाएंगे? इसमें तो हर कोई का, कोई अर्बन एरिया से होगा, कोई रूरल एरिया से होगा, कोई मैरिड होगा, कोई अनमैरिड होगा, कोई जो है टीचर होगा, कोई नॉन टीचर होगा, मतलब इस तरह करके हम सब ग्रुप बनाते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि व्हेन सर्टेन, कैसे प्रोसीजर क्या है इसका, व्हेन सर्टेन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक आर ऑलरेडी नन, सब ग्रुप्स आर क्रिएटेड टू रिप्रेजेंट दोज population characteristic in the sample. Those subgroups of similar characteristic are called strata. मैंने भी कहा ना कि हम स्ट्राटा बनाते हैं कि आप लोग 30 लोग बैठे हुए हैं, तो 30 लोगों में हम स्ट्राटा बनाएंगे, आपका एक सब ग्रुप बनाएंगे। सब ग्रुप क्या हो गया? यहाँ कितने मैरिड है, कितने अनमैरिड है, कितने लोगों ने मास्टर डिग्री किया हुआ है, कितने लोग मास्टर डिग्री कर रहे हैं, मतलब सब ग्रुप जो हम बनाएंगे वो एक कैरेक्टरिस्टिक पे बनाएंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? जैसे जेंडर का हो गया, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, फिर आपका इस तरह करके जो है हम स्ट्राटा, सब ग्रुप, मतलब एक पॉपुलेशन का जो सब ग्रुप बनाते हैं, उस सब ग्रुप को हम स्ट्राटा बोलते हैं। ये स्ट्राटा बोलने के कारण ही हम इसको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं,
ठीक है? जी मैम। ठीक है, तो ये पार्टिसिपेंट इन द सैंपल आर सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन इन सिमिलर प्रपोर्शन। ठीक है, जब हम रिसर्च करेंगे तो इस तरह का सैम्पलिंग हमारे पास आता है, लेकिन इन सब सैम्पलिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको पूरे पॉपुलेशन के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल कैसा दिया है यहाँ पे? 75 मेन एंड 25 वुमेन्स के एग्जांपल नहीं समझ में आया, एक बार से बताओ। तो अभी तो मैं बता ही नहीं हूँ आपको, मैं तो आपको आपका MDY का एग्जांपल दे रही हूँ, अभी तो मैं इस पे एग्जांपल में तो आई ही नहीं हूँ। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी ना आपको, अभी पहुंची कहाँ हूँ वहां पे एग्जांपल में। मैं तो आपको MDY का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि आपको जल्दी समझ में आए चीजें। ठीक है, अब इसमें देखिए मैं थोड़ा सा कुछ पूछना चाहती हूँ मैम। जैसे ये वाला स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, तो इसमें तो हम सब ग्रुप बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसके पहले जो सैंपल है मतलब ऑलरेडी हमारे पास डेटा है और उसके बाद हम सब ग्रुप बना रहे हैं ना, तो इसमें हम ये समझते हैं ना कि हमारे पास पहले से है डेटा, उसको भी हमें और छोटे रूप में उसको बनाना है, मतलब उसका सब ग्रुप बनाना है। देखिए, ये जो स्ट्रेटिफाइड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग हमने जो पढ़ा ना, वो छोटे पॉपुलेशन के लिए, जैसे 50-100 लोगों की पॉपुलेशन हो तो हम उसमें जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर पॉपुलेशन आपका 1000 में हो तो क्या सिंपल पॉसिबल है? नो मैम, नहीं। तो स्ट्रेटिफाइड और जब हम क्लस्टर, जो इसके बाद जो 2 सैम्पलिंग है ना, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग, जब ये सैंपल साइज बहुत बड़ा होता है तो हम इन दोनों सैंपल को करते हैं। ठीक है, और हमें जब डेटा एनालिसिस करते हैं ना तो हमें सब में करना होता है। अगर आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी करेंगे ना तो उसमें भी स्ट्राटा बनाना होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि छोटे सैंपल साइज में, जब हम, जैसे मान लीजिए मैं स्कूल में अभी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, ठीक है, तो स्कूल में कर रही हूँ तो जिस क्लास के ऊपर कर रही हूँ उस क्लास के लिए तो जो है सिंपल रैंडम चलेगा, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग भी चलेगा, लेकिन क्या स्ट्रेटिफाइड चलेगा? नो मैम, क्योंकि बच्चों में हम क्या बनाएंगे, स्ट्राटा पॉसिबल ही नहीं है, तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, मेरे पास तो दो ही ऑप्शन है। तो ये सारे सैम्पलिंग डिपेंड करता है कि आपका सैंपल साइज क्या है। सैंपल साइज मतलब आप कितने लोगों पे रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो उसमें भी हम मनाते हैं कि कितने बच्चे कितने, क्योंकि आपका रिसर्च बायस नहीं हो, आपका रिसर्च मतलब जो है सही हो, इसके लिए हमें दोनों चाहिए, मेल भी चाहिए फीमेल भी चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में भी कर रहे हैं, सिस्टमैटिक में भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंस ये है कि जब हमारे पास बहुत लार्ज पॉपुलेशन पे जब हम करते हैं तो हमें स्ट्राटा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जो सब ग्रुप हम बनाते हैं उसको हम स्ट्राटा बोलते हैं। ठीक है, यस मैम। अब देखिए एग्जाम्पल में दिया है कि मैन आर 3 times मोर प्रोन टू कलर ब्लाइंडनेस देन वुमेन। ठीक है, so in a sample of 100 color blind people, a researcher selects 75 men and 25 women to represent the proportion of 3:1 in the population। ये कलर ब्लाइंड का पॉपुलेशन का दिया हुआ है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, मैं आपको बता देती हूँ फिर भी कि मैन, ऐसा माना जाता है, एक रिसर्चर के हिसाब से ऐसा है कि मैन आर 3 times मोर प्रोन टू कलर ब्लाइंडनेस देन वुमेन। ठीक है, तो अब अगर वो कलर ब्लाइंड पीपल पे जो है रिसर्च करेगा तो उसका प्रोपोर्शन क्या होगा? 75 को हम कितने में रिप्रेजेंट करेंगे? 1/3 हुआ वो। यस मैम, यस मैम। 100 में करते हैं तो 75 क्या हो गया? 3 कर रहा है रिप्रेजेंट, और 25 क्या कर रहा है? 1 कर रहा है, तो 3:1 का हो गया। तो जो हम पॉपुलेशन, अब हम जब हम स्ट्राटा बनाएंगे तो ये इसको 3:1 का स्ट्राटा बनेगा। ठीक है, आप इसको बस इस तरह से समझिए कि स्ट्राटा होता है जो हम सब ग्रुप बनाते हैं। आप MDY में अभी क्लास कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं स्ट्राटा कैसे बनाऊंगी, अगर मुझे बनाना होगा, मान लीजिए आप लोग 30 लोग बैठे हुए हैं, 30 लोगों में अगर मुझे स्ट्राटा बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी? कुछ लोग मैरिड है, सब लोग तो मैरिड को मैम, एज को, जेंडर को, उसका मैरिटल स्टेटस चेक करके ये सारा। ठीक है, तो हम एक सब ग्रुप बनाएंगे। सब ग्रुप कैसा होना चाहिए? सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक।
सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक का होना चाहिए, ठीक है। तो जो हम सब ग्रुप बनाते हैं उसी को हम स्ट्राटा बोलते हैं। यही है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। जब सैंपल साइज हमारा बहुत बड़ा होता है या रेयर होता है, जैसे कल आप लोग कलर ब्लाइंडनेस पे अगर करते हैं तो उसमें भी तो आपको एक स्ट्राटा बनाना होगा ना, कितने मेल कितने फीमेल, ठीक है। तो इसको जो है हम जो सब ग्रुप बनाते हैं उसको हम स्ट्राटा बोलते हैं और इसको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। क्लियर है सभी को? यस मैम। अभी जैसे आपने सर्वे फॉर्म भरा होगा, जिन्होंने, मैं जो सर्वे फॉर्म दी थी उसमें जो डेमोग्राफिक्स है आपका, देखिएगा उसमें लिखा हुआ है ना, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है कि मेल है, फीमेल है, अर्बन में है, रूरल में है, मैरिड है, अनमैरिड है, इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो क्या बना रहे हैं हम, उसमें सब ग्रुप बना रहे हैं। तभी तो हम बताएंगे कल जब मुझे रिसर्च पब्लिश करना होगा तो मैं बताऊंगी ना कि इतने मेल पे ऐसे थे, इस एज ग्रुप में ये रिजल्ट आया, इस फीमेल ग्रुप में हम लोग बोलते हैं ना कि फीमेल ज्यादा सोशल मीडिया यूज करती है, मेल उतना नहीं करते हैं, इस तरह से आता है ना रिसर्च का। तो हम वहां पे कहीं ना कहीं एक सब ग्रुप बना रहे हैं, तभी तो ये रिजल्ट आ रहा है ना। सैंपल तो मेरा सब लोग है, मेल भी है, फीमेल भी है, मैरिड भी है, अनमैरिड भी है, अर्बन वाले भी है, रूरल वाले भी है। तो हम जब पेपर पढ़ते हैं या कभी भी रिसर्च का कोई न्यूज आता है तो आप देखिएगा उसमें सब ग्रुप बना करके दिया होता है, ठीक है। वही सब ग्रुप को हम लोग स्ट्राटा बोलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। और इसमें भी आपको अपने पॉपुलेशन का पूरा पता होना चाहिए कि कितना पॉपुलेशन है, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग भी है। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, जो डिवाइड द लार्ज जोग्राफिक एरिया रीजन इनटू स्मॉल क्लस्टर, ठीक है। अब देखिए ये जो क्लस्टर सैम्पलिंग है आपका, ये जो है जब बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया, मान लीजिए आपको पूरे इंडिया में करना है या सिर्फ एक दिल्ली में करना है, ठीक है, बिहार में करना है, तो एक बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया हो गया ना आपके लिए, ठीक है। तो अब आप उसको कैसे ग्रुप बनाएंगे? तो हम क्या करते हैं, उसमें क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग जो नेचुरली डिवाइडेड है। नेचुरली डिवाइडेड कैसे है, जैसे हर एक स्टेट में, ठीक है, हर एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होता है, तो डिस्ट्रिक्ट तो नेचुरल डिवाइडेड है ना। आप तो डिस्ट्रिक्ट जानते हैं ना कि एक स्टेट में कितनी डिस्ट्रिक्ट है, या रिलीजन वाइज देखें तो एक स्टेट में जो है जो नेचुरली जो है डिवीजन है, उसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि जो नेचुरल तरीके से डिवाइड कर सकते हैं किसी को, जैसे हर स्टेट में हमें पता है इतना डिस्ट्रिक्ट है, तो हम उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड कर देते हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, तो इस तरह से जो है हम उसको डिवाइड करते हैं। मतलब उसमें एक नेचुरल स्टार्टा बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, जो नेचुरल सेटिंग पे काम करता है, उसी पे हम क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। ये सब जब सैंपल हमारा बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तब हम क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है ना कि डिवाइड द लार्ज ज्योग्राफिक रीजन इनटू स्मॉल क्लस्टर। देखिए इसमें क्लस्टर बना रहे हैं हम। उसमें क्या था स्ट्रेटिफाइड वाले में? स्ट्राटा। उसमें हम स्ट्राटा बना रहे थे। इसमें क्या है, क्लस्टर है। क्लस्टर जो नेचुरल सेटिंग पे हो, हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। तो हम इसमें मैम लाइक स्टार्टर और क्लस्टर सेम ही चीज है, बस आप ये कहना चाहते हैं कि क्लस्टर जो है वो मतलब ज्योग्राफिकल चीज है, फिर बहुत लार्ज लेवल पे होता है, यही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जब हम बिल्कुल जब हम किसी स्टेट लेवल पे करते हैं, या मान लीजिए पूरे इंडिया में करना है या पूरे किसी भी स्टेट के ऊपर करना है, तो जो नेचुरल फिनोमिना से जो डिवीजन है, जो पहले से वो डिवाइड किया हुआ है, तो उसमें हम क्लस्टर बनाते हैं, इसलिए इसको क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे हर स्टेट में जो है डिस्ट्रिक्ट पहले से बना होता है, उसको हम क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं। किसी स्टेट में 10 डिस्ट्रिक्ट है, किसी स्टेट में 5 है, किसी में 2 है, इस तरह करके होता है। तो ये पहले से बना हुआ है, इसको हम नहीं बना रहे हैं, तो हम उसमें जिससे मैम वो जैसे बाढ़ ग्रसित या सूखा एरिया, मतलब इस तरह से भी हम कर सकते हैं ना? ये देखिए ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज पे कर रही है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने ही आपको जो सर्वे फॉर्म भेजा है, ठीक है, वो पूरे इंडिया पे है, ठीक है। यानी तो मैं पूरे इंडिया जो है कैसे डिवाइड है,
जैसे पूरे कंट्री में कितने स्टेट हैं, ठीक है, पूरे स्टेट में कितने जो है आपके डिस्ट्रिक्ट है। तो ये सारे सैंपल जो है ना, ये एक नॉर्मल रिसर्चर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको डेटा ही नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो है हमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये सारी सैम्पलिंग करने का मतलब है कि आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए, आपको पूरे डेटा का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो जब हम बहुत ही, मान लीजिए आपको अपने स्टेट के ऊपर, आप सब लोग अलग अलग स्टेट से है ना, मान लीजिए आपको अपने पूरे स्टेट के ऊपर करना है, तो फिर आपको क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग करना होगा, या नहीं तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करना होगा। तो ये गवर्नमेंट भी जो है हर 10 साल पे ही ये सर्वे हो पाता है। जब नेशनल सर्वे कोई गवर्नमेंट भी कराती है ना, तो आप सोचिए गवर्नमेंट के लिए भी इतना मुश्किल होता है कि हर 10 साल पे एक नेशनल सर्वे होता है, ठीक है। आया समझ में? आया सबको समझ में? क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, सिंपल, कोई डाउट किसी को? नो मैम। किसी को भी कोई डाउट नहीं ना? मैम ये जो लास्ट क्लस्टर वाला बताया आपने, वो मतलब जियोग्राफिकली मतलब समझ सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन पर भी वो सैंपल लिया जा सकता है ना? हाँ हाँ, पॉपुलेशन को ही तो हमें डिवाइड करना है। तो पॉपुलेशन को आप कैसे डिवाइड करेंगे? मान लीजिए कि आप दिल्ली से हैं, ठीक है, दिल्ली में अगर आपको पूरे दिल्ली के ऊपर जो है आपको कोई सर्वे करना है कि इस दिल्ली, पूरे दिल्ली में जो है डायबिटिक कितने पेशेंट है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्लस्टर बनाना होगा ना। डायरेक्टली तो जो है आप नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सिस्टमैटिक है, इक्वल चांसेस होना चाहिए ना। जो आप सैम्पलिंग कर रही हैं उसमें इक्वल चांसेस होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इक्वल चांसेस के लिए क्या करेंगे आप? छोटा छोटा क्लस्टर बनाएंगे, हर क्लस्टर से आपको लेना होगा, हर डिस्ट्रिक्ट से लेना होगा। जैसे मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली में जितने डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए 10 है, तो 10 डिस्ट्रिक्ट से आपको लेना होगा ना, तभी तो इक्वल चांसेस बनेगा ना सैंपल का आने का आपके इसमें रिसर्च में। मैम तो इसको ऐसा भी थोड़ा सा क्लस्टर का समझ मतलब सकते क्या हैं होता क्या? है? देखिए क्लस्टर का भी क्लस्टर का मतलब क्या होता है? क्लस्टर का भी मतलब आपका मतलब ग्रुप है। हाँ बताइए। बोलना क्लियर नहीं है। क्लस्टर भी एक ग्रुप हुआ आपका, ठीक है, जैसे अच्छा, क्लस्टर ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप हुआ कि एक ग्रुप ऑफ, अब जैसे कि मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट भी तो एक ग्रुप ऑफ पीपल का ही होगा ना। तो इक्वल चांसेस, देखिए बार बार दिमाग में रखिएगा कि इक्वल चांसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल चांसेस कैसे होगा? अगर आप पूरे दिल्ली पे कर रहे हैं, वहां पे 10 डिस्ट्रिक्ट है, और आपने मान लीजिए 5 डिस्ट्रिक्ट से ही उठाया, तो क्या वो क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना। इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि वहां पे 10 डिस्ट्रिक्ट और आपने जो सैंपल कलेक्शन किया है वो सिर्फ 5 से ही किया है, ठीक है, इक्वल चांसेस नहीं बना ना फिर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वल चांसेस तो बना नहीं। अब इक्वल चांसेस नहीं बना, इसके कारण क्या हुआ, वो आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपको अपने पॉपुलेशन का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कितना है, 100 है, 50 है, 1 लाख है, और उसमें जो है आपका जो सैंपल, जो पॉपुलेशन है, उसका पूरा डेटा आपके पास होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप क्लस्टर सैम्पलिंग ही कर रहे हैं, एक स्टेट में 10 डिस्ट्रिक्ट है, आपने 5 से लिया, तो वो क्लस्टर नहीं कहलाएगा ना, इक्वल चांसेस तो नहीं बना ना, क्योंकि जब तक हम 10 से नहीं लेंगे, 10 डिस्ट्रिक्ट से नहीं लेंगे, वो फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं हुआ। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है बहुत ही टफ होता है एक रिसर्चर के लिए, क्योंकि रिसर्चर को डेटा नहीं मिलता है जल्दी। बहुत सारे डेटा ऐसे होते हैं कि जो ओपन एक्सेस नहीं है। ओपन एक्सेस का मतलब हम गूगल करके कभी देखिएगा, आज जाएंगे घर पे या क्लास खत्म होने के बाद आप देखिएगा कितने टीचर है यहाँ पे, आपको नहीं मिलेगा वो। कितने, बहुत सारा चीज क्या होता है, डेटा जो है हमें नहीं पता होता है, जिसके कारण जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? मैम थोड़ा सा और पूछना चाहूंगी मैं। हाँ बताइए। जैसे ये इसी क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे कि अगर हम दिल्ली के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो मतलब अगर नेचुरल सेटिंग का आपने जैसे कि नाम लिया, तो अगर हमें ये पता करना हो कि दिल्ली है और उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट में कैसा एयर है,
और शुद्ध वातावरण है या नहीं है, और कितने, और फिर अगर पॉपुलेशन के ऊपर अगर आते हैं तो कितने लोगों को ऐसी मतलब रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो ये सब जो सैंपल लिए जाते हैं वो मतलब ऐसे ले सकते हैं ना, इसमें भी लिया जा सकता होगा? ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जितना भी आपका अप्रोच है, ये सब सैम्पलिंग देखिए बहुत ही टफ होता है। टफ इसलिए होता है क्योंकि हमारा डेटा नहीं होता है। अब जैसे AQI इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, हर जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग अलग है। तो आपके पास एयर क्वालिटी अगर आपको देखना है कि दिल्ली में सबसे अच्छा जगह कौन सा है, आपके पास हर दिन जो दिल्ली में रहते होंगे उनके पास न्यूज आता होगा कि आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है नॉर्मल है, आज ग्रीन दिखा रहा है, ऑरेंज दिखा रहा है। ये बार बार आपके नेट एग्जाम में भी आता है AQI इंडेक्स, ठीक है। तो AQI इंडेक्स क्या होता है कि उस जगह का पॉल्यूशन लेवल क्या है, AQI इंडेक्स से नापते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आपको पता करना है, तो ये जहाँ अक्षरधाम मंदिर है वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है, वहां पे ग्रीन आ रहा है, खतरे से बाहर है, न्यूज में भी आता है ये, ठीक है। तो अगर आपको ये जानना है तो ये ओपन एक्सेस डेटा है, आप गूगल करके इसको आराम से पता कर सकते हैं। आप आराम से निकाल सकते हैं कि अगर आपको कल को पता करना है कि एक साल में AQI इंडेक्स दिल्ली का कौन सा ऐसा जगह था कि एक साल में जिसका बहुत अच्छा आया हो, ठीक है। तो जो ओपन एक्सेस डेटा है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो डेटा वो पॉपुलेशन को हम जान रहे हैं। लेकिन जिसको हम जान ही नहीं पा रहे, जो हमारे एक्सेस से बाहर है, तो उस पे जो है हमें फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करना पड़ता है, ठीक है। ओके मैम, ठीक है। तो ये चीज है, आप थोड़ा छोटा एग्जांपल लेके समझिए इसको, ताकि आपको ये दिक्कत नहीं हो। और इसको बिल्कुल सिस्टम से ही याद रखिएगा, सिंपल, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर। तो ये देखिए बिल्कुल जो सबसे पहले वाला है बिल्कुल सिंपल है, फिर सिस्टमैटिक है, फिर स्ट्रेटिफाइड है, और तीनों S से ही है, और क्लस्टर, ठीक है। ये 4 सैम्पलिंग है जो आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आते हैं, जिसको आपको डेटा का पूरा नॉलेज होना चाहिए। और 2 सैम्पलिंग जो है आपके, जो सिंपल और सिस्टमैटिक है, वो छोटे सैंपल में होता है। लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग है, जब आप बहुत बड़े ज्योग्राफिकल रीजन में करती हैं, तो वो आपको उसके लिए ये सैम्पलिंग यूज करना पड़ता है, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। ठीक है मैंने ये तो आपने AQI का एग्जाम्पल दिया, वो यदि आता है तो वो क्लस्टर का एग्जाम्पल मतलब सैम्पलिंग वाला होगा। AQI जो आपने एयर क्वालिटी वाला बताया था एग्जाम्पल, एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो डेटा है ना वो रीचेबल है। हम गूगल करते हैं तो AQI इंडेक्स आप देखिएगा, हर जगह का एक AQI इंडेक्स होता है, ठीक है। AQI बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नेट के पेपर फर्स्ट के लिए, उसको आप चेक कीजिएगा। तो AQI इंडेक्स जो है आपका, मैं इसलिए आपको बताई क्योंकि हर जगह का AQI इंडेक्स आप गूगल करके पता कर सकते हैं। मैम ये जो चारों है ना, उनके सिर्फ मैं ये लेती हूँ फोटो, आप दिखाएंगे क्या? नहीं नहीं, आज मैं पक्का आपको पूरा का पूरा स्लाइड शेयर कर दूंगी। एक्चुअली क्या है, स्लाइड में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आपका स्लाइड वर्ड फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। तो मैं उसको जो है आज वर्ड फॉर्मेट में करके उसके बाद फिर मैं आपको शेयर कर दूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल इसको समझने से मतलब रखिए कि आप इंग्लिश हिंदी मत देखिए, जिस चीज में समझाया जा रहा है एटलीस्ट आप उसको समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में आए आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वैसे मैम क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, क्या पूछेंगे क्वेश्चन में, एक कोई एग्जांपल? वो हम 1 महीना अभी जो है ना, अभी 15 दिन में मैं आपको खत्म, ये 2 वीक में जो है पूरा खत्म करूंगी आपका रिसर्च। और जो बाकी जितना भी टाइम बचेगा आपके एग्जाम तक में, तब तक जो है हम लोग का रिवीजन चलेगा रिसर्च का चैप्टर का, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको सबको हम करेंगे डिस्कस डेली क्लास में, ठीक है। ओके मैम। वैसे मैम मैं आज फर्स्ट टाइम ही जुड़ा हुआ हूँ, मैं कितनी क्लासेस हो गई, कैसे हो गया, कितना कोर्स बाकी है, कितना खत्म हो गया, एक बार बता दीजिए। 2 हफ्ते में पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा जो भी बचा है, क्योंकि जो है जो बेसिक चीज थी वो समझ में आ गया है आपको, वो हम लोग एक्चुअली बहुत दिन के बाद आज क्लास शुरू हुई थी, तो मुझे लगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं लगे कि समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं आपको आज एक बार रिविजन करा दी, ठीक है। कल से हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, और जल्द से जल्द आपका बस जो पढ़ा रही हूँ उसको समझिए, जिस तरह भी आपको समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल को दिमाग में रखिए,
बिल्कुल सिंपल से सिंपल, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में इतनी चीजें होती है ना हमारे दिमाग में, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देती हूँ कि आपको उस समय क्लिक करे, क्योंकि एग्जामिनेशन का माहौल जो होता है ना उसमें हम सब कुछ भूल जाते हैं, आता हुआ भी नहीं याद रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको सिंपल सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि आप उस एग्जांपल को दिमाग में रखिए कि बेसिक आएगा तो क्या था एग्जांपल, अप्लाइड है तो क्या है, क्वांटिटेटिव है तो क्या है, क्वालिटी, तो इससे क्या होगा ना आपको क्वेश्चन करने में इजी होगा, ठीक है। चलिए अब क्लोजिंग प्रेयर कराइए गोविंद जी, आप ही कराइए आज। गोविंद जी। जी मैम। आज करवाइए प्रेयर आप। जी हाँ हाँ। क्या बताना है मैम, मुझे समझ नहीं पाया। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए कौन कौन कराएगा फिर आज? संजय कुमार जी। जी, सभी ध्यान में बैठ जाएंगे, ध्यान मुद्रा में, शांति बात कराना था, कोई बात नहीं। और एक बार ओम की चैंटिंग करेंगे सभी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी का दिन शुभ हो। ओम नमस्ते, हरि ओम। हरिओम मैम, हरिओम। 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 थैंक यू सभी को, हरिओम। हरिओम मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।